जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 2 एफएससी फर्स्ट ईयर सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेट, जो सेट्स है ना वो पढ़ेंगे। ये यानी कि सेट थ्योरी भी आप कह सकते हैं इनको। और तो इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये असल में चैप्टर इस तरह का है कि जो कि बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे स्टडी कर लेंगे अच्छी तरीके से तो आगे आपको कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। सेट का इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इसकी क्या है? डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ, ये क्या है यानी कि वेल डिफाइंड collection of distinct objects। इसको क्या कहते हैं? सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो डिफाइन किए जा सकें, जिनका पता चले कि कोई चीज़ है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं दरख्त, कितने ज़्यादा दरख्त हैं, तो आम का दरख्त, ठीक है कि नहीं, माल्टे का, उसके बाद बोर्ड हो गया। मुख्तलिफ किस्म के दरख्त जो होते हैं उनकी जो कलेक्शन है, ठीक है कि नहीं, उनको अगर हम किसी एक जगह पे इकट्ठा कर दें हम उसको मैथमेटिक्स की ज़ुबान में सेट कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सेट को लिखने का तरीक़ेकार 3 है, ठीक है कि नहीं। उसको कितने तरीक़ेकार हैं सेट को लिखने के? सेट को हम सबसे पहला तरीक़ाकार ये होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड। जो सेकंड होता है टेबुलर फॉर्म होती है। टेबुलर फॉर्म यानी कि इसको मेथड भी कह सकते हैं, टेबुलर मेथड, टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड, ठीक है कि नहीं। आपने इस अब समझ लिया तो इसका मतलब आपको ना नेक्स्ट मुश्किल नहीं पेश आएगी। तीसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड यानी कि हम सेट को लिखते हैं 3 तरीकों से। एक डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, एक टेबुलर मेथड होता है, एक होता है सेट बिल्डर मेथड। हम फर्दर पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ तक आपको समझ लग जानी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे समझ नहीं लगी आपको आगे क्लासेस में जाके समझ नहीं लगेगी, ठीक है कि नहीं। तो सेट जो है, हम फिर दोबारा एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं। सेट जो है ना वो क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है कि नहीं। जो डिफाइन किए जा सके, जो वाज़ह किए जा सके, जिसकी हम तारीफ़ कर सकें, जिसकी वजाहत कर सकें, उस तरह की चीज़ों का मजमुआ जो होता है उसको हम सेट्स कहते हैं, ठीक है। सेट को लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है? 3 तरीक़ेकार होते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, ठीक है कि नहीं। इन तीनों के ज़रिए से हम सेट को लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। आगे हम चलते हैं कि ये हम लिखने का तरीका अब देखते हैं क्या क्या है लिखने का तरीका। क्योंकि आप अगर आहिस्ता आहिस्ता ये पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह सारी समझ लगेगी, ठीक है कि नहीं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है? मेथड ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है? अच्छा, डिस्क्रिप्टिव मेथड ये है जैसे कि हम कह दें कि सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ वावल्स, ठीक है कि नहीं। या हम कह दें
एक ये है मिसाल, एक ये मिसाल मैं देने लगा हूँ। मैं कहूँ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है कि तीसरी मिसाल इसकी क्या हो सकती है, ये मिसाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव मेथड की कि किस तरह हम यानी कि इंग्लिश के अंदर हम उसको लिख देते हैं कि सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है कि नहीं। आगे हम इस तरह भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो ये तरीकाकार क्या है सेट को लिखने का डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर, ठीक है कि नहीं। आगे हम चलते हैं टेबुलर मेथड के अंदर। टेबुलर मेथड ज़्यादातर इस्तेमाल टेबुलर मेथड होता है आगे क्लासेस में भी, और जहाँ भी आप पढ़ेंगे जाके तो टेबुलर मेथड ज़्यादा इस्तेमाल होगा। टेबुलर मेथड टेबुलर मेथड टेबुलर मेथड क्या होता है। टेबुलर मेथड मिसाल के तौर पे हम इस तरह लिख लेते हैं 1 2 3 इधर 10, ठीक है कि नहीं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है कि नहीं। हम या इस तरह लिख देंगे 5 7 9 11, इस तरह हम लिख देंगे। यानी कि इस तरह की दरमियानी ब्रैकेट्स लगा के, करली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर कुछ चीज़ को लिख देना, ठीक है कि नहीं, उसको हम कहते हैं टेबुलर मेथड, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को लिख देना। ये ऑब्जेक्ट्स है, इसको ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं या एलिमेंट, ये एलिमेंट भी है, ठीक है कि नहीं। ये 5 एक एलिमेंट है, 7 एलिमेंट, 9 एलिमेंट है, 11 एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं इसके सेट के। तो आपको पता चल गया टेबुलर मेथड क्या होता है। आगे हम चलते हैं सेट बिल्डर मेथड की तरफ। सेट बिल्डर मेथड की तरफ जाते हैं। बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। अब सेट बिल्डर जो मेथड होता है ना, वैसे इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका मतलब क्या है, सेट बिल्डर मेथड का मतलब क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है कि नहीं। इसकी मैं मिसाल लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे इधर इस तरह करली ब्रैकेट लगाई होगी, करली ब्रैकेट लगा के इस तरह कोई लिखा हो सकता है एक्स, उर्दू में बता देता हूँ एक्स, जबकि एक्स बिलोंग टू एन, ठीक है कि एन। अभी आप ना सोचेंगे एन क्या है, मैं बताता हूँ बाद में। एंड 4 लेस देन 4 से कम x लेस देन 12। इसका मतलब क्या है ये मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इस तरह की फॉर्म में लिखना इसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। इसको क्या कहते हैं, सेट बिल्डर मेथड। एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसा कि x जबकि x बिलोंग टू q एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हो सकता है, ये भी क्या है, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है कि नहीं। तो आपको ये मेरे ख्याल से पता लग गया होगा कि सेट बिल्डर मेथड, टेबुलर मेथड और डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, ठीक है कि नहीं। अब आगे हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना। ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो फिर हम तेज़ी के साथ आगे चल सकते हैं, अगर समझ ना आई तो फिर ये हमारे लिए परेशानी बनेगी। अच्छा, सेट की बात हो रही है तो अब मैं आपको लिखवाने लगा हूँ कुछ अहम चीज़ें। मिसाल के तौर पे कुछ अहम सेट लिखवाने लगा हूँ, वो आपने ज़हन नशीन कर लेने। एन, ठीक नहीं, डब्ल्यू, जेड, जेड प्राइम, ठीक है, ओ, इधर आप लिख लेंगे ई, ठीक है कि नहीं, और आप लिखेंगे क्यू, और लिखेंगे क्यू प्राइम, ठीक है कि नहीं, आखिर पे आप लिखेंगे आर। सबसे पहले एन लिखेंगे। एन क्या होता है,
n क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। w क्या है? द सेट ऑफ होल नंबर्स। z क्या है? z है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z क्या है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है कि नहीं? अच्छा, z प्राइम क्या है? z प्राइम है ऑल द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। हम बाद में देखेंगे जो है टेबुलर मेथड ना, उसमें बाद में देखेंगे क्या क्या है। ठीक है कि नहीं? ये क्या है? द सेट ऑफ ऑल और नंबर, द सेट ऑफ यानी ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। ई क्या है? द सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। तो क्यू क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ठीक है कि नहीं? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे। अच्छा, क्यू क्या है? सेट ऑफ इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स। ठीक है कि नहीं? आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है कि नहीं? तो ये था डिस्क्रिप्टिव मेथड से हमने सारा कुछ बयान कर दिया, लेकिन अब हम लिखेंगे इसकी टेबुलर फॉर्म के अंदर, यानी कि ये मैं रेज करने लगा हूँ, ये डिस्क्रिप्टिव वाला ना रेज करने लगा। अच्छा जी, जो नेचुरल नंबर है, वो जो नेचुरल नंबर है ना, मैं आपको बताता हूँ इसकी मिसाल। जो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर आसान तरीके का, इसकी मिसाल इस तरह है कि हमने नेचर से ये नंबर लिए। नेचुरल नंबर हम नेचर से हमें लिए। नेचर में कौन सी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? नेचर के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। नेचर के अंदर ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है कि नहीं? कुदरत के अंदर कभी आपने सुना कि ज़ीरो पहाड़, ज़ीरो कार? कभी आपने नेगेटिव में कोई चीज़ सुनी हो? नेचर के अंदर नेचुरली जो नंबर्स है ना, उनको बयान करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। ठीक है कि नहीं? यानी इसके अंदर जो स्टार्ट होता है वो 1 से 2, 3, 4 एंड सो ऑन। समझ लग गई होगी आपको n कहाँ से आता है। ठीक है कि नहीं? w क्या है? w है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर के अंदर जो होता है सिर्फ माइनस नहीं होता, बाकी ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी ज़ीरो इसके अंदर डाल देना, नेचुरल नंबर के अंदर अगर ज़ीरो डाल दें तो वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, z क्या है? z है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब ये बहुत गौरतलब बात है, बहुत ही ज़्यादा गौरतलब बात है ये। वो कैसी? देखें ज़रा कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कोमा प्लस माइनस 3 कोमा प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ये क्या बन गया? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में गौरतलब बात ये है कि इन दोनों को मिला लिया। ठीक कि नहीं? यानी ये तो प्लस वाले हैं ना दोनों, और साथ माइनस को भी शामिल कर दिया। नेचुरल नंबर में क्या था? ज़ीरो नहीं शामिल था।
अगर जीरो इसके अंदर शामिल कर दें वो होल नंबर बन गया। अगर होल नंबर के अंदर माइनस वाले भी शामिल कर लें एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव एलिमेंट्स, तो वो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। तो z बार क्या था, z प्राइम या कह लें सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि इसमें से ज़ीरो भी नहीं आएगा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये क्या है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, हो गया है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये दरमियानी ब्रैकेट है यानी कि करली ब्रैकेट, तो ये 3 से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है बच्चों के अंदर कि सेट ऑफ ऑड नंबर जो है वो 3 से स्टार्ट होता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है +-1 से स्टार्ट, और +-3, +-5, +-7, ठीक है कि नहीं। और उन्हीं को कहते हैं ना जो 2 पे डिवाइड ना हो। अच्छा जी, ई क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स में ज़ीरो शामिल होता है, ठीक है कि नहीं। 0, +-2, +-4, +-6, +-8 एंड सो ऑन। बिल्कुल आसान तरीक़ेकार से ये आपको समझा रहा है, तो आपको समझ लगनी चाहिए। अच्छा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो है वो है z, नेगेटिव ये हैं, ये जो हैं प्लस माइनस के ऑड नंबर सारे, प्लस माइनस के इवन नंबर सारे। अच्छा, q क्या है, q है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को जाहिर करने का तरीका ये होता है x, जबकि x बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है ये, x बिलोंग किसके करता है, सॉरी बिलोंग कह दिया, इक्वल x इक्वल टू p/q, ठीक है कि नहीं। जो p है ना, जो p और q, p और जो q है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सॉरी इंटीजर से, एक z लिखा था z, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक समझ लग गई कि नहीं। यहाँ पे आप लिख लें वेयर p q बिलोंग टू z, ठीक हो गया कि नहीं। उसके बाद जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, ज़ाहिरी बात हमें पता है इर्रेशनल नंबर को p और q की शेप में हम नहीं लिख सकते, तो वो आएगा x, जबकि x नॉट इक्वल टू p/q, ठीक है कि नहीं। तो इधर लिखना है आपने वेयर p q बिलोंग टू z। वो जो नीचे होता है ना, ये वाला और ये वाला, आपने इधर थोड़ा सा वो भी लिख लेना है, p नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, आप एक चीज़ गौर करें, क्या बोला, वो ये कि जो नेचुरल नंबर हैं इनमें ज़ीरो नहीं है और प्लस माइनस नहीं है, प्लस है यानी कि माइनस नहीं है, और जो होल नंबर हैं इसके अंदर माइनस नहीं है, ज़ीरो भी शामिल है, और जो इंटीजर्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स उनके अंदर ज़ीरो शामिल है, प्लस माइनस भी शामिल है, यानी हर चीज़ इसके अंदर आ गई। तो z जो प्राइम है उसके अंदर माइनस है लिखा हुआ, और जो o है सेट ऑफ ऑड नंबर उसके अंदर +-1 +-3 है। तो यहाँ पे एक और तलब बात ये है, आप कहेंगे कि जी सेट ऑफ रियल नंबर फिर क्या होंगे। अब ज़ीरो निकाल दें, ज़ीरो निकाल दें, अगर हम ज़ीरो उसके अंदर से निकाल दें, सेट ऑफ इंटीजर में से ज़ीरो को निकाल दें, तो बाकी क्या रह जाएगा, +-1 +-2 +-3। तो यही होता है
अगर हम निकाल दें इसके अंदर से यानी कि 0 सेट ऑफ इंटीजर में से, तो बाकी क्या रह जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो उसको आसानी के लिए हम ये भी लिख लिया करते हैं कि क्यू यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है कि नहीं, यूनियन क्यू प्राइम, यानी इन दोनों का यूनियन, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का यूनियन जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो जो होता है रैशनल और इरेशनल नंबर, ज़ाहिर बात यही सारे होते हैं चीज़ें, सवाई ज़ीरो के, सवाई ज़ीरो के, ज़ीरो शामिल नहीं होता। तो यहाँ तक आपका समझना बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अहम है, ठीक है कि नहीं। ये बात आपने बिल्कुल समझनी है अच्छे तरीके से, चाहे देर लगे लेकिन समझें ज़रूर, क्योंकि अगर यहाँ पे समझ लग जाएगी आगे आपको मुश्किल नहीं होगी। आगे हम चलते हैं। अब बिल्कुल आसान है चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है, आप नोट करते जाएं साथ साथ। अच्छा जी, आगे क्या है, इक्वल सेट की डेफिनेशन। इक्वल सेट की डेफिनेशन हम जो जो पढ़ेंगे ना चीज़ें आज, वो आपके इंशाल्लाह फ्यूचर में बिल्कुल काम हो आएंगी, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आती, बच्चे समझते नहीं हैं, भागने की आगे करते हैं। इक्वल सेट की डेफिनेशन पहले देखें आप क्या है। वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स नंबर बराबर हो। तीन चीज़ें होती हैं वैसे, आपको पहले मैं रफ काम बताता हूँ। तीन चीज़ें होती हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की तादाद जो उसके अंदर है, उसके बाद होती है पोजीशन, पोजीशन। तीसरी चीज होती है एलिमेंट्स, एग्जैक्ट एलिमेंट, एग्जैक्ट एलिमेंट्स। ये तीन चीजें होती हैं सेट के अंदर जो हम देखा करते हैं। इक्वल सेट के अंदर हमने ये दो चीजें देखनी है, सेट ऑफ एलिमेंट ये चीज और एग्जैक्ट एलिमेंट ये चीजें देखनी, पोजीशन नहीं देखनी हमने, ठीक है कि नहीं। ये हम इधर डिस्कस करते हैं। ये तीन चीजें होती हैं, ये आपने ज़हन में बिठा लेना। हम तीन चीजें नोट करते हैं सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन और एग्जैक्ट नंबर, ठीक है कि नहीं। तो आपने चाहे आहिस्ता आहिस्ता आगे चलें लेकिन समझ के चलें आगे। जैसे कि मैं कहूँ जी, एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 2 1 3। तो इनकी पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, तब्दील है। 3 की तो पोजीशन सेम है लेकिन 1 और 2 की पोजीशन मुख्तलिफ है, ठीक है कि नहीं। ये पोजीशन की मैंने बात समझानी थी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोनों के अंदर, पोजीशन मुख्तलिफ है। और तीसरी चीज़ एग्जैक्ट एलिमेंट, 1 इसके अंदर 1 है एग्जैक्ट एलिमेंट हो गया, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि ये होते हैं एग्जैक्ट एलिमेंट्स। अच्छा, इक्वल सेट का क्या मतलब है, इक्वल सेट का क्या मतलब है, हमने दो चीज़ें देखनी है। इधर मैं लिख देता हूँ इफ़, इधर मैं डेफिनेशन, इसकी एक किस्म की डेफिनेशन ही होगी वो लिख देता हूँ। इफ़ two sets have same elements and number of elements, is called are called equal sets। इक्वल सेट्स वो कहलाते हैं जिनके अंदर, मिसाल के तौर पे, अब एग्जांपल, A इज इक्वल टू 1 3 2 एंड B इज इक्वल टू
क्या है 2 1 3। हेयर आपने इधर लिखना है हेयर, हेयर A इज इक्वल टू B। वो क्यों? इसलिए क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद और एलिमेंट्स सेम हैं, इनके अंदर एग्जैक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसको कहते हैं इक्वल सेट। यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी, नोट करें आप, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलें, कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो ये आपने एक दफ़ा ही टाइम लगाना है, कौन सा फिर बार बार लगाना। अगर एक दफ़ा समझ लग गई तो आपको इंशाल्लाह फिर सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। इक्वल के बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स ये क्या होता है? इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद बराबर होनी चाहिए बस। एलिमेंट सेम नहीं हो, ना भी हो तो चलेगा। लाइक इफ वी हैव 2 sets that are same number of elements, number of elements same हो are called equivalent sets, ठीक है कि नहीं। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है लाइक A इज इक्वल टू ABC और B क्या है? B है 1 2 3, ठीक है कि नहीं। तो तादाद दोनों के अंदर एलिमेंट्स की बराबर है, नंबर बराबर हैं दोनों के अंदर। तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है? A इक्विवेलेंट टू B, ये है, ये वाला साइन आता है, यानी कि इस तरह का साइन आता है इक्विवेलेंट के लिए। ठीक हो गया कि नहीं? ये आप समझे, अच्छे तरीके से समझे, आहिस्ता आहिस्ता चाहे चलें लेकिन अच्छे तरीके से इसको समझें। ये आपने एक दफ़ा इसके ऊपर जोर लगाना है, उसके बाद कौन सा हमने बार बार ये पढ़नी है चीज़ें। अच्छा जी, आगे क्या है? आगे है सिंगलटन सेट और उसके बाद है फिर एम्प्टी सेट, ठीक है कि नहीं। सिंगलटन सेट, सिंगल से है सिंगलटन सेट। वो सेट कौन सा सेट? सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। दैट सेट which has only one element, element element is called singleton set। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ लग जानी चाहिए, मेरे ख्याल से लगी भी होगी। तो आगे हम चलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है। द सेट which has no any elements is called, क्या कहलाता है वो? एम्प्टी सेट।
क्या कह रहे हैं एम्प्टी सेट, इसकी मिसाल क्या है एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, इस तरह भी हम लिख देते हैं या हम इस तरह भी लिख देते हैं ए इज इक्वल टू इस तरह। तो सिंगलटन सेट की हमने कोई एग्जांपल नहीं लिखी। सिंगलटन सेट की एग्जांपल है ए इज इक्वल टू अंडर रूट 0 लिख दो। ये खाली सेट नहीं है, यहाँ पे ये खाली सेट नहीं है, ए का कोई रुकन है। 0 को सेट की ज़बान में इस तरह खाली नहीं कहा जाता। तो ये भी सिंगलटन की एग्जांपल है, ये भी सिंगलटन की एग्जांपल है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ तक आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी में एक दफ़ा ये सीखनी है चीज़ें, तो सीख लेनी चाहिए, फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, आगे हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करना है, ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करना, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, आगे है फाइनाइट और इनफिनिट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, इसके नंबर से पता चल रहा है कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर, यानी कि हम गिन सकें। द सेट which has a finite number or a set have elements that we can count is called, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 10 तक। ये कॉम में लगा के मैंने डाटा लगा के 10 तक ले गया हूँ, ज़्यादा दूर तक नहीं ले गया, ठीक है कि नहीं। और मिसाल देता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 1000 तक। तो 1000 तक हम गिन सकते हैं, इसके अंदर नंबर जो हैं वो गिन सकते हैं, इनको कहते हैं फाइनाइट सेट। अब आ जाता है इनफिनिट सेट। इनफिनिट सेट की जो होती है जिसके अंदर हम गिन ना सकें, उसको कहते हैं इनफिनिट सेट, ठीक है कि नहीं। उसको क्या कहते हैं, इनफिनिट। इसके पहले हम लगा लेंगे इनफिनिट। द सेट इन विच we cannot count the elements is called infinite set। तो आगे मैंने जो लिखवाए थे जितने भी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसकी मिसाल क्या है, कोई भी आप मिसाल दे सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी अच्छे तरीके से। आगे जो चीज़ है वो आ रही है सब सेट, ठीक है कि नहीं। सब सेट, हर चीज़ को आप गौर से इत्मीनान से बैठ के देखें, ठीक है कि नहीं। अगर नींद आती है तो चाय पिए, बहुत ज़्यादा अगर नींद आ रही है तो चाय पिए, वरना अगर आपकी उम्र एज थोड़ी है तो चाय का इस्तेमाल कम करें, ठीक है कि वैसे आनी तो नहीं चाहिए। अच्छा जी, आगे है जी सब सेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज हम लेक्चर कवर कर रहे हैं। दुआ है कि आज ये कंप्लीट हो, और इंशाल्लाह अगर आप वैसे ही तैयार कर लेते हैं जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह
मुझे उम्मीद है कि आपको आगे ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी परेशानी की, यानी कि परेशानी नहीं होगी। तो आगे हम करते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट ये होता है कि हमने कुछ एलिमेंट्स, एक सेट है बड़ा, उससे कुछ एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के अंदर दूसरे सेट के अंदर लिख लेने हैं, ठीक है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? सबसेट, ठीक है कि नहीं? उसको कहते हैं सबसेट। अच्छा, सबसेट किसे कहते हैं? हम सबसेट कहते हैं अगर हमारे पास कोई एक सेट है बड़ा, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके कुछ अरकान को हम दूसरे सेट के अंदर लिख लें, तो मिसाल के तौर पे सबसेट की, अब सबसेट के अंदर if we have a set A, for example 1 2 3 से लेके 20 तक, एंड B इसके अंदर से कुछ ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम ले लिया 3 4 5 6 7, ठीक है कि नहीं? तो हम पता क्या लिख सकते हैं इधर तो हम कहेंगे कि B is said to be the subset of A। बात गौर से सुननी है, इत्मीनान से सुननी है, आपको इंशाल्लाह समझ लगेगी, बिल्कुल समझ लगेगी। क्या कहा कि एक बड़ा सेट है जिसके अंदर 20 अरकान हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 से 20 तक। हमने इसमें से कुछ अरकान ले लिए 3 4 5 6 7, ठीक हो गया कि नहीं? तो अब हम कहेंगे कि जो B है ना, इसका सब सेट है, यानी कि उसका छोटा सेट है, उसके फर्दर अवे सेट है। मिसाल के तौर पर इधर हम लिखेंगे B सब सेट है A का, यानी कि नीचे एक लाइन भी लगा देंगे। फिलहाल ये अभी आप समझें आहिस्ता आहिस्ता समझें, मैं समझाते हैं ये सारी चीज़ें। B सब सेट है इक्वल है A के, ठीक है कि नहीं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है कि नहीं? तो ये बड़े सेट से कोई एक कुछ अरकान को निकाल के किसी और सेट के अंदर रख देना, उसको फिर हम कहेंगे B सबसेट है A का, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, आगे जो है आस्ते आस्ते चीज़ें अहम आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अहम आ रही हैं। अच्छा, आगे आ रही हैं, इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है कि नहीं? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है कि नहीं? प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ये सबसे अहम चीज़ें हैं, इनको आपने गौर से सुनना है, ठीक है कि नहीं? प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसके अंदर लेट A is equal to 1 2 3 4 और B किसके इक्वल है? B इक्वल है 3 4 के, ठीक है कि नहीं? तो हमने ये बड़ा एक सेट था, उससे ये छोटे सेट एक सेट निकाला और 3 और 4 2 अरकान निकाले, तो हम इधर लिखेंगे B प्रॉपर सबसेट है A का। अब नीचे लाइन नहीं लगाएंगे, ये आपने गौर से सुननी है बात। प्रॉपर सबसेट का कि एक बड़ा सेट है, ठीक है कि नहीं? उससे कुछ अरकान निकाले, हमने एक और सेट बना लिया, ठीक है कि नहीं? जो नया सेट बनाया उसको हम ये लिख सकते हैं, इसके नीचे लाइन नहीं लगानी। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट ये होगा कि लेट A जो है
इक्वल है 1 2 3, इक्वल किसके है 1 2 3, और बी इक्वल किसके है, बी इक्वल है वो भी 1 2 3 के। ठीक है कि नहीं? देखो दोनों एक सेट था हमारे पास, ये हमने एक और सेट बनाया, उसी के सारे अरकान ले लिए तो ये बन गया। तो हम इधर पता क्या लिखेंगे कि बी प्रॉपर सब इम्प्रॉपर सब सेट है ए का, यानी कि इस तरह लगा के नीचे ये लाइन लगा देंगे, क्योंकि बी इक्वल भी है और उसका सब सेट भी है। यहाँ तक कोई समझ नहीं लगी तो बताएं। इम्प्रॉपर सब सेट ये इसकी ब्रांच है, आगे सब सेट की आगे ब्रांच है इम्प्रॉपर सब सेट और प्रॉपर सब सेट की। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ लग गई होगी। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं या ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है कि नहीं? तो अहम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही हैं, मैं बताता जाता हूँ, आपको इंशाल्लाह सब समझ लगेंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना इनको समझना बेहद ज़रूरी होता है। आगे एक अहम चीज़ और, वो अहम चीज़ क्या है, अगर इफ़ ए इक्वल है 1 2 3 के। ठीक है कि नहीं? हमने अभी मिसाल एक पढ़ी थी नल सेट या एम्प्टी सेट, यानी कि ये, ठीक है कि नहीं, एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल ये बी है, तो जो होता है ना बी, इसके अंदर एक खाली जगह यानी कि खाली सेट, ये जो होता है ना खाली सेट, ये खाली सेट ही है ना, या नल सेट या एम्प्टी सेट, खाली सेट इसे कहते हैं। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं बी सब सेट है ए का। ठीक है कि नहीं? बी सब सेट है ए का हम कह सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं आप। नहीं प्रॉब्लम, यानी कि इसको हमने क्या लिखा, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। ये हमने क्यों लिखा इम्प्रॉपर वैसे सबसेट, ये आपको पता होगा, क्योंकि ये जो खाली सेट होता है ना, खाली सेट, ये बड़ी ताकतवर चीज़ है सेटों के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे जाएंगे तो आपको मैं ये बताता जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे जो एक और अहम बात है वो ये कि ये जो ए है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। ठीक है कि नहीं? इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। समझ लगी कि नहीं? अच्छा जी, आगे एक और अहम चीज कि अगर इफ, फिर हमारे पास ए है लिखा हुआ 2 3 4, तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, इसके सबसेट कितने बन सकते हैं। ठीक है कि नहीं? सबसेट इसके कितने बन सकते हैं, उसका एक फार्मूला होता है। उसका फार्मूला क्या होता है कि हमने इसके अरकान की तादाद देख लेनी। इसके अरकान कितने, 1 2 3 अरकान है, 3 अरकान है। हमने 2 लिख के उसके ऊपर उसकी पावर लिख देनी, जितने ये अरकान है, 3 अरकान है, 2 अपनी तरफ से लिख के ऊपर ये अरकान की तादाद लिखनी। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो उसके 8 सबसेट बन सकते हैं, इसके 8 सबसेट बन सकते हैं। वो कैसे, ये देखें, जब इसके सबसेट लिखने हैं ना हमने, ये मैं साइड पे लिख लेता हूँ, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसके जब सबसेट लिखने हैं ना, सबसे पहले होता है खाली सेट। ठीक है कि नहीं? उसके बाद अलग अलग करना है, 2 3 4, ठीक है कि नहीं, 4। उसके बाद 2 2 हम करेंगे, 2 3, उसके बाद 2 4, उसके बाद 3 4। ठीक है कि नहीं, 3 4, आखिर में आएगा फिर वो हो सारा ही 2 3 और 4।
हम गिनते कितने आएंगे सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे 8 सबसेट निकले हैं। इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है, इसके 8 सबसेट बनेंगे। ठीक है कि नहीं, ये आपने गौर से सुनना है, इसके 8 सबसेट बनेंगे। सबसेट निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 के ऊपर उनके अरकान की तादाद गिन के लिख देनी। फॉर एग्जाम्पल ये सेट है, इसके अरकान की तादाद है, अब बढ़ा देते हैं हम, 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 की पावर 6 लिख देंगे। कितने आएंगे, 2 2 2 बार 4, 2 3 बार 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, 32 2 बार 64, 64 आएंगे। इसके सब सेट बनेंगे 64। ठीक है कि नहीं, 64 सब सेट बनेंगे। वो आप खुद ट्राई करें किस तरह बनेंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट आता होता है। ठीक है कि नहीं, तो आगे हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। इधर अहम चीज कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ये चीज भी अहम है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको भी देख लिया जाए। इसकी डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स is called पावर सेट। पावर सेट, तो यहाँ तक आपको बात कोई नहीं क्लियर हुई तो आप यानी बता सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ये यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ें थी, अहम चीज़ें हैं। पावर सेट जो है, अब इसकी मिसाल अगर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है, तो ए का 1 2 3, इसके पावर सेट क्या बनेंगे, यानी कि इसके सबसेट को बता देना कि इसके सबसेट कितने बनते हैं, पॉसिबल सबसेट्स कितने बनते हैं। तो 2 की पावर 8 2 की पावर 3, 8 सबसेट इसके बनेंगे। ठीक है, तो इसका जो पावर सेट है, तो इसका मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 8। ठीक है कि नहीं, समझ लग गई होगी आपको यहाँ तक। अच्छा चलें अब आगे चलते हैं हम जी। आगे एक और चीज़ अहम है, वो हम पढ़ लेते हैं पावर सेट के वाले से। पावर सेट के वाले से जो अहम चीज़ वो ये है कि अगर भी कहें कि इफ़ वी हैव ए है, तो उसका वो एक खाली सेट है ए, तो इसका पावर सेट कितना बनेगा। तो जाहिर बात है इसका पावर सेट यानी कि इसके सब सेट जो है वो सिर्फ एक बनेगा। सब सेट इसका कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि 1 है ना, तो इसका सब सेट क्या होगा, 1। ठीक है कि नहीं, इसका सब सेट होगा 1, यानी कि इसका पावर सेट क्या है, 1। सब सेट भी 1, पावर सेट भी 1। तो आगे हम चलते हैं, आगे है यूनिवर्सल सेट। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, या और इसको कहते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। यूनिवर्स ऑफ द DIS डिस्कोर्स, डिस्कोर्स, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। अच्छा ये क्या होता है, ये कोई बुलावा नहीं है, वो सेट जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन हो। ठीक है कि नहीं, अंडर ऑब्जर्वेशन हो, सेट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, या
और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। अच्छा, ये अब मैंने क्या कह दिया कि सेट विच अंडर ऑब्जर्वेशन, तो ये कोई साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे तो जो बड़ा सेट होगा ना हमारे पास, ठीक है कि नहीं, जिसके सब सेट होंगे, मिसाल के तौर पे यूनिवर्सल सेट जो है, नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी हो सकता है, सेट ऑफ इवन नंबर, यानी कि कोई भी सेट हो सकता है जो बड़ा हो, जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो में, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आगे हम चलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन से मुराद होता है एक झुंड, एक। तो वैसे उर्दू में अगर इसका मतलब देखें तो सेटों को मिला देना, ठीक है कि नहीं, एक जगह पे कर देना, उसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। ठीक है कि नहीं, तो एक जगह पे कलेक्शन कर लेना, कलेक्शन एक जगह पे कर लेना, 2 सेट हैं, 3 सेट हैं, उनकी सबको एक ही जगह पे कलेक्ट कर लेना, उसे क्या कहते हैं हम, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है कि नहीं, मिसाल के तौर पे इफ ए है हमारे पास 1 2 3 और बी है हमारे पास 4 5 और 3, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, यानी कि इसको मिला के लिख देना, 1 2 3, चाहे 2 दफ़ा भी आ जाए ना सेटअप के अंदर, तो एक दफ़ा करके लिख देना होता है, 4 5। ठीक है कि नहीं। अब इंटरसेक्शन अब लिखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन से मुराद ये होता है कि जो वो एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर कॉमन हैं उनको निकाल लेना, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मिसाल के तौर पे इफ अगर हमारे पास ए है एक सेट, उसके अंदर लिखा है 1 2 3 4, और बी है हमारे पास, उसके अंदर है 3 और 4 है सिर्फ, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। यूनियन को हम इस तरह लिखते हैं, इंटरसेक्शन को हम इस तरह लिखते हैं, ये है यूनियन, ये है इंटरसेक्शन। ठीक है कि नहीं, ये आपने जहन में रखना है अच्छे तरीके से। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो कॉमन है दोनों के अंदर, 1 है नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 3 और 4 है, तो हम इस तरह लिखेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। 2 सेट 3 सेट 4 सेट, जितने भी सेट होंगे उनके अंदर हमने देखना है इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको समझ लगनी चाहिए, यहाँ तक इंशाल्लाह लगेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं बच्चे इससे भागते हैं। अगर इसको अच्छे तरीके से समझ लें तो सारी ज़िंदगी नहीं भूलते हैं। अच्छा, आगे है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? बहुत आसान। डिसजॉइंट सेट मिसाल के तौर पे अगर इफ ए इज इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 और 4, और बी है हमारे पास 5 6 7, ठीक है नहीं, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही, ना 1 है इसके अंदर, ना 2 है इसके अंदर, ना 3 है इसके अंदर, ना 4 है इसके अंदर, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, खाली सेट। खाली सेट को इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट, ठीक है कि नहीं। इसको क्या कहेंगे हम,
डिसजॉइंट सेट। आगे हम लिखते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट क्या होती है? ओवरलैपिंग सेट, डबल पी आएगा, ओवरलैपिंग सेट। मिसाल के तौर पे हमने इफ ए लिखा 1 2 3, मैं तेज इसलिए भी कर रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं वो भाग जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि इतनी लंबी वीडियो है समझना पड़ेगा, तो भाग जाते हैं, इसलिए मैंने तेज़ कर दिया थोड़ा सा काम। 4 5 और 3 इधर लिख दिया, ठीक है कि नहीं। अब देखें, अब इसका मतलब ये होता है कि कोई ये दो सेट हैं, एक ये सेट है एक ये सेट, यानी एक ए सेट है एक सेट बी है। इसके अरकान है 1 2 3, बी के अरकान है 4 5 3। अगर दोनों सेटों में अगर इनका इंटरसेक्शन लें हम, ठीक है कि नहीं, इसका इंटरसेक्शन दोनों का लें, तो एक तो नहीं दोनों में आ रहा, दो भी नहीं आ रहा, लेकिन 3 आ रहा है। ओवरलैपिंग सेट का ये मतलब होता है कि कोई एक अरकान भी आ जाए उसके अंदर, एक आ जाए दो आ जाए, यानी सेट दोनों बड़े बड़े होंगे सेट। मिसाल के तौर पर ये चाहे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर लें फॉर एग्जांपल, और बी कर लें सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है कि नहीं, और सेट ऑफ ऑड नंबर रख लें, इसके अंदर सिर्फ 3, तो इतने बड़े सेट के अंदर से सिर्फ एक चीज़ का कॉमन आना, ठीक है कि नहीं, एक आ जाए या दो आ जाए, तो उसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक है कि नहीं। आगे क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट, बच्चे यहाँ पे भी परेशान होते हैं कि कंप्लीमेंट ये क्या आ गया, तो इसका कोई परेशानी वाली बात नहीं। कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स उसको कहते हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन सेट हो, बड़ा सेट हो, ठीक है, बहुत बड़ा सेट हमारे पास है जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है कि नहीं। अच्छा, उसके अंदर से हमने कोई एक सब सेट ले लिया, मिसाल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मैं मिसाल ये देने लगा, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि n इज इक्वल टू ले लिया हमने 1 2 3 और सो, ठीक होगा कि नहीं। और हमने एक इसके अंदर से सब सेट लिया, इसके अंदर से हमने कोई सब सेट ले लिया, मिसाल के तौर पे बी ले लिया हमने सब सेट के, इधर हमने लिख दिया 3 और ये 4 और 5, ये हमने लिख दिया। अब कंप्लीमेंट बताने लगा, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अच्छा, अगर हमने बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है ना, तो बी का कंप्लीमेंट वो इस तरह ज़ाहिर करते हैं या बी प्राइम हम लिखते हैं, ठीक है कि नहीं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं दोनों यूज़ करूँगा। तो बी का कंप्लीमेंट अगर फाइंड करना है हमने, तो क्या होगा कि इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है, एन माइनस बी कर देंगे, समझ लग गई कि नहीं। इसको कहेंगे ये कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया बी का। जहाँ तक आपको समझ लग गई होगी कि कंप्लीमेंट से क्या मुराद होता है, ये यूनिवर्सल सेट, इसको हम यू भी लिख सकते हैं, ये क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन है हमारी, इसको हम यू भी लिख सकते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है ना, तो यूनिवर्सल सेट हमने इसको कह दिया कि हमने क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे,
तो हमने इसको यूनिवर्सल सेट कह दिया, कोई भी कह दिया, यानी सेट ऑफ इवन नंबर हो गया, उसको भी हम यू कह सकते हैं, जो हम अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है कि नहीं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। अच्छा, एक बहुत अहम रिलेशन होता है जो आपने जहन में रखना है, वो क्या, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, यानी कि अहम चीज़ है, अहम मालूमात है। अच्छा, वो है क्या? जैसे मैंने पहले आपको सेटों के नाम भी लिखाए थे और सेटों की चीज़ें भी दिखाई थी, ठीक है कि नहीं? जो नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना, वो प्रॉपर सब सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है कि नहीं? वो जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो प्रॉपर सब सेट होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, ठीक है कि नहीं? वो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है वो प्रॉपर सब सेट होता है रियल नंबर का, ठीक है कि नहीं? ये अहम चीज़ थी। तो आगे हम मिलते हैं बस कुछ क्वेश्चंस के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है कि नहीं?